Beloved students, welcome to CVK Voice. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कंपेयर टू सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन और उसके ट्रीटमेंट थोड़े से कम लेंदी हैं। सैलरी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। हम लोगों को सारे के सारे रूल्स सम्स करने के लिए याद रखने पड़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो भी ज़्यादा चांसेस है कि सम्स में 90% तक आपका कैलकुलेशन सही हो पाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक ही ऐसा एरिया होता है जहां पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हम लोग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का फाइंड आउट करते हैं उसमें अलग अलग लोगों की थोड़ी ओपिनियन अलग अलग हो जाती है। फाइनल कैलकुलेशन फाइनल आंसर सेम आता है, मगर कुछ लोग इसी कैलकुलेशन को 2 स्टेप में निकालते हैं, कुछ लोग 3 स्टेप में निकालते हैं, कुछ लोग इसी के लिए 4 स्टेप भी फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बाकी का एरिया आप अगर हाउस प्रॉपर्टी का देखोगे तो आपको कंपेयर टू सैलरी बहुत कम लेंदी लगेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि आपके 2016 एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, लाइन को समझें, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। श्री रॉय इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस. From the following information, compute his income from house property for the assessment year 22-23. असेसमेंट ईयर 22-23 देता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम लेते हैं। ये बात पुरानी है, आप लोग जानते हो। 21-22 का इनकम हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। 3 हाउस है हमारे पास, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। फर्स्ट वाला हाउस आपका कोलकाता में सिचुएटेड है, सेकेंड वाला हाउस आपका दुर्गापुर में है और थर्ड वाला हाउस आपका मालदा में है। यह हाउस कहाँ सिचुएटेड होता है ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने एक ट्रीटमेंट पढ़ा था कन्वर्सन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इनटू नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो अगर हमारा हाउस मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, जैसे केडीएमसी में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में, तो हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है ग्रॉस से नेट में, या अगर नेट वैल्यू दिया है तो ग्रॉस वैल्यू में। और अगर हमारा हाउस मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है, मतलब केडीएमसी में नहीं है, तो ऐसे कन्वर्सन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूल ये बोलता है कि अगर आपका हाउस केडीएमसी में नहीं है तो जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा वही ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के जगह पर भी लिया जाएगा। या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू सम्स में अगर दिया है और आपको ज़रूरत है नेट म्युनिसिपल वैल्यू की, तो आप ग्रॉस वाले को ही नेट के जगह पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो अदर प्लेस में ये कन्वर्सन ज़रूरी नहीं होता, लेकिन केडीएमसी में अगर आपका हाउस है तो ये कन्वर्सन ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो। तो पहला लिखा है लेट आउट, तो साफ हो गया कि इसका ट्रीटमेंट आपको इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह करना होगा। दूसरा लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम लोग इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट कर देंगे। और तीसरा लिखा है यूज फॉर ओन बिजनेस। ये पॉइंट आपके दिमाग में होगा कि अगर हम लोग किसी भी हाउस को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उस हाउस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होता। उसका इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर सम्स में कोई हाउस दे दिया और उसमें लिख दिया कि उस हाउस को ओनर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है, तो आपको उसका कोई भी ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर करना नहीं है। सिंपल एक नोट लिखना है कि इसका कैलकुलेशन अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन किया जाएगा। आगे इंफॉर्मेशन में दिया है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को जीएवी निकालने के लिए। फेयर रेंट दिया है, ये भी ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एक साल में कितना रेंट हम लोग पा सकते हैं। कभी कभी सम्स में एक्चुअल रेंट रिसीवेबल देता है और कभी कभी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड देता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। रिसीवेबल वर्ड इंडिकेट करता है कि वो 12 महीने का रेंट होगा, और रिसीव्ड अगर है तो वो इंडिकेट करता है कि जितने मंथ आपके वैकेंट थे उतने मंथ का काट के आपको रेंट मिला है। जैसे मान लीजिए सम्स में दिया है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और नीचे लिखा है 2 मंथ आपका वैकेंट था हाउस, तो आपको समझ लेना है कि जो रिसीव हुआ होगा वो हमारा 10 महीने का रेंट होगा। ठीक है। नीचे लिखा है इसमें वैकेंसी पीरियड 2 महीना है,
म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ये जो परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू दिया ना, ये हम लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करते हैं। इसके रूल्स आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। म्युनिसिपल टैक्स जो चार्ज होता है वो किसके ऊपर चार्ज होता है? 10% जो दिया है वो चार्ज होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। और हमारे सम्स में ऊपर में दिया क्या था? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो जब हमारा हाउस केडीएमसी में है, कोलकाता में है, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना होगा, फिर म्युनिसिपल टैक्स 10% हम लोग उसके ऊपर निकालेंगे। इसके बाद एक आइटम दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने कितने की लोन थी वो मेंशन की है। हाउस 3 का तो देखना नहीं है क्योंकि ये हाउस पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। इसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर की जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से प्रेजेंट किया है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री रॉय, कॉमा देकर लिखना चाहिए था, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। यहाँ तक की लाइन पूरी आपको लिखनी है। इसमें फर्स्ट लिखा है हाउस 1। हाउस 1 है हमारा लेट आउट। इसमें सबसे पहले निकाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करके निकालते हैं, जो कि आप वर्किंग में देख रहे हो यहाँ पर किया हुआ है। स्टेप 1 में हम लोग लेते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो यहाँ मेंशन किया है कैलकुलेशन ऑफ आरईआर। आरईआर के कैलकुलेशन में हम लोग 3 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो कि सम्स में था 3 लाख, फेयर रेंट जो कि सम्स में है 2,80,000, और एक लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेंट जो कि सम्स में दिया हुआ नहीं है। इन तीनों में हम लोग कंपेयर करते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा वही आरईआर के जगह लिया जाएगा, लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सम्स में स्टैंडर्ड रेंट दी हुई नहीं थी, इसलिए उसको कंसिडर भी नहीं किया गया। और आप ये देख रहे हो कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है और फेयर रेंट 2,80,000 है, तो इन दोनों का जो ज़्यादा वैल्यू था वो आरईआर के जगह यहाँ पर ले लिया गया 3 लाख। ये सेकेंड स्टेप में हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सम्स में दिया हुआ था 3,60,000 और उसमें इसने वैकेंसी पीरियड वाला रेंट एडजस्ट कर दिया। किस तरीके से एडजस्ट किया आप देख रहे हो, 3,60,000 12 महीने का रेंट है और वैकेंसी पीरियड है 2 महीना। तो अगर आप 2 महीने का रेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 3,60,000 डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से 1 साल का रेंट है तो आपको 1 महीने का रेंट मिल जाएगा, वो आएगा आपका 30,000। इंटू कर देंगे 2 से, 2 महीने का अपने को चाहिए, इंटू 2 करेंगे तो 30,000 इंटू 2 आपको वैल्यू मिल जाएगा 60,000। 60,000 आपका आएगा वैकेंसी पीरियड का रेंट। तो जितना आपका रेंट रिसीवेबल है 3,60,000, उसमें से 60,000 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल रेंट रिसीव आपका होगा 3 लाख। अब स्टेप 1 में आरईआर 3 लाख है और एआरआर भी 3 लाख है। दोनों में जो हायर होता है वो हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू के जगह पर, लेकिन दोनों में हायर नहीं है, दोनों का दोनों सेम है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी हमारा वही ले लिया जाएगा, कितने का? 3 लाख का। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग 3 लाख ऊपर पुट किए हैं, इसमें लेस करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में अभी हमने आपको बताया कि ग्रॉस वैल्यू के ऊपर चार्ज नहीं होगा, म्युनिसिपल टैक्स चार्ज होता है नेट वैल्यू के ऊपर। और नेट वैल्यू कैसे निकलता है, इसके लिए कन्वर्सन का रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बताता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्सेस। ये वैल्यू कैलकुलेट करके जो मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं नेट म्युनिसिपल वैल्यू। सम्स में वाटर एंड सीवरेज टैक्सेस नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से 10% माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वही होगी हमारी नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से 10% माइनस करने के बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर जीएमबी हमारा 100 है तो हम लोग उसका 10% अगर माइनस कर दें तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90%। और इसलिए आप सोल्यूशन में देखोगे कि 3 लाख इंटू 90% पहले लिया गया। ये 90% क्यों किया गया है? तीसरी बार बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये 90% करने से आपको जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है वो नेट के रूप में मिल जाएगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का 90% कर दिए तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ गया, वो होगा आपका 2,70,000।
और 2,70,000 के ऊपर हम लोग 10% निकाल लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स 27,000। ये 27,000 म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया वो है हमारा 2,73,000, जिसको हम लोग नाम देते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस करते हैं डिडक्शन। दो डिडक्शन मिलता है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के सामने मेंशन नहीं किया, आप लोग लिख देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो कि है आपका 2,73,000। तो 2,73,000 का 30% आप निकालोगे आपको मिल जाएगा 81,900। दूसरा एक डिडक्शन लेते हैं हम लोग अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सम्स में दिया हुआ था कितना, 20,000। तो ये 20,000 लेने के बाद टोटल डिडक्शन 1,01,900 का मिल रहा है। 2,73,000 में 1,01,900 माइनस करने के बाद नेट वैल्यू आया है 171,100। ये है आपका इनकम फ्रॉम हाउस 1। ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्मेट था, सिंपल सा फॉलो करके हम लोग निकाल लिए इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब हम लोग लेंगे हाउस 2 में। हाउस 2 में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको बताया गया था कि सेल्फ ऑक्युपाइड में हम लोगों का कोई भी एनुअल वैल्यू नहीं होता, कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, इसलिए उसमें हम लोग नेट एनुअल वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं नील। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। एक ही डिडक्शन इसमें मिलता है। 24 बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है, वो है आपका सम्स में दिया हुआ कितना, 15,000। तो 15,000 यहाँ पर दिखा दिए। अब जीरो में अगर आप 15,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर भी, इनकम भी निगेटिव में आएगा। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हाउस 2 का इनकम निगेटिव में आ रहा है 15,000। अब एक जगह आपके पास पॉजिटिव इनकम है और एक जगह आपके पास निगेटिव इनकम है, दोनों इनकम को एडजस्ट करके फाइनल इनकम हम लोग लिख रहे हैं 1,56,100, जिसको नाम दे रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी दिखाना ज़रूरी है, और आप समझ रहे हो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका इनकम आपको ऑलवेज या तो ज़ीरो में मिलेगा और या फिर निगेटिव में मिलेगा। और अगर निगेटिव में आप इनकम दिखाते हैं तो पॉजिटिव इनकम के साथ वो एडजस्ट होकर आपके फाइनल इनकम को कम कर देगा। जैसे 171,100 फाइनली कितना हो गया, 156,100। और जैसे ही आपका इनकम कम आएगा आपके ऊपर चार्जेबिलिटी भी कम होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। जिन लोगों को कन्वर्शन वाले पॉइंट में या फिर जीएवी वाले पॉइंट में कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्रेशली सिर्फ कन्वर्सन वाला पार्ट और जीएवी वाला पार्ट ही डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।